Hello students, my name is मोहित बंसल. वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस. बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल के अंदर लॉ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938. स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि इंश्योरेंस से रिलेटेड सीएमए फाइनल के लॉ सब्जेक्ट में दो चैप्टर्स हैं. एक तो है ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. एक और है बच्चों जिसको हम इरडा बोलते हैं, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा जब ये चैप्टर एंड हो जाए. अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर को मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं. आपको आखिर ये पता लग जाए कि इंश्योरेंस, ये जो शब्द, ये जो वर्ड है इंश्योरेंस, इसका मीनिंग क्या होता है, इंश्योरेंस किसे बोला जाता है. इसके अलावा बच्चों हम ये समझ लें कि ये जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 आया वो क्यों आया. क्या उससे पहले इंडिया में इंश्योरेंस का कोई एक्ट चलता था? चलता था तो कौन सा चलता था, नहीं चलता था तो क्यों नहीं चलता था. ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 में क्यों आया, किन पर्पस ऑब्जेक्टिव के साथ में आया, और हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है. एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. अब स्टूडेंट्स ये सब समझाने के लिए कि इंश्योरेंस क्या होता है, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस एक्ट क्यों आया था, मैं आपको एक कहानी, एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा बच्चों. बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको सब कुछ चुटकियों में याद हो जाए. देखिए बच्चों, ये है कालीन भैया, इनका नाम है कालीन भैया. सब इनको भैया जी बोलते हैं. और इनका नाम है मकबूल. सब इनको मकबूल बोलते हैं. क्लियर. मिर्जापुर आपने वेब सीरीज देखी है, उनके कैरेक्टर्स हैं ये. अब हम स्टार्ट करते हैं. एक बार की बात है, कालीन भैया ने मकबूल से पूछा कि यार मकबूल, जिस तरह से इंडिया की कंपनीज को मैनेज करने के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट लाया गया, और इंडियन कंपनीज एक्ट में जो जो लिखा हुआ है इंडिया की कंपनीज को वो फॉलो करना पड़ता है. इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट को, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट, मैनेज करने के लिए सेबी एक्ट लेकर आया गया. इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को मैनेज करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया. उसी तरह से मकबूल मुझको ये बताओ कि इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस का एक मार्केट है कि कौन इंश्योरेंस करा सकता है, कैसे कैसे इंश्योरेंस हो सकता है, कितने टाइप का इंश्योरेंस होता है, कौन इंश्योरेंस करेगा, इंश्योरेंस मार्केट को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट या लॉ या कानून लाया गया. मकबूल बोला कि भैया जी, इंश्योरेंस एक्ट 1938 लाया गया है. जैसे इंडिया की कंपनीज को मैनेज करने के लिए कंपनीज एक्ट है, स्टॉक मार्केट को मैनेज करने के लिए सेबी एक्ट है, बैंक्स को मैनेज करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसी तरह से इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 लाया. कालीन भैया बोले ठीक है चलो समझ में आ गया कि इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर सही से चले, जो लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो सही से करवा लें और सही से प्रीमियम का अमाउंट है, ऑल दैट, ये रूल्स रेगुलेशंस के लिए इंश्योरेंस एक्ट लाया. ओके यार मकबूल, आखिर ये इंश्योरेंस होता क्या है, क्या होता है ये इंश्योरेंस. अब बच्चों मकबूल समझा रहे हैं कि आखिर इंश्योरेंस क्या होता है. आपको बड़े ध्यान से सुनो. मकबूल बोले कि कालीन भैया, इंश्योरेंस एक तरह का सिस्टम है, एक सिस्टम है. देखिए क्या होता है प्रैक्टिकली अगर हम देखें, आज कोई भी इंसान कोई भी सामान खरीदता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कार खरीदी, या मैंने अपना एक घर खरीदा, या बच्चों मैंने कुछ भी चीज, मैंने कैमरा खरीदा, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने कैमरा खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा. मान लीजिए मैं बिजनेस करता हूं, डिपार्टमेंटल स्टोर, मैगी बेचता हूं, बिस्किट, नमकीन, तो मैंने अपने उन गुड्स का
वो गुड्स मैंने परचेज किए, या इवन मैं खुद अपनी बात करूं, मेरी लाइफ, हम हमेशा डरते हैं कि यार कहीं मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरे फैमिली, मेरे परिवार का क्या होगा, उनको कौन कमा के देगा। यार मैंने जो कैमरा खरीदा, मैंने कार खरीदी, अगर कल को उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ खराब हो गया तो फिर यार उसको मैं सही कैसे करवाऊंगा। यार मेरी जो दुकान चल रही है, मेरा जो शोरूम चल रहा है, कल को उसमें आग लग गई तो फिर यार मेरा तो पूरा सामान जल जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊं। हर इंसान को ये डर लगता है कि यार मैं रोड पे चल रहा हूँ, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, अभी ये छत गिर गई तो, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, कुछ भी। लाइफ का भी एक डर लगता है, और जो सामान हमने खरीदा है उसका भी हमें डर। इंसान बोलता है यार कल को अगर मेरे ऊपर मुसीबत आई तो फिर यार मैं कहां जाऊंगा उस मुसीबत को टालने के लिए, मेरे पास में पैसा कहां से आएगा जो लॉस मुझे हुआ है उसकी भरपाई करने के। वो सोचता है कि यार अगर मैं अपने इस, सपोज करो ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा लूं तो होगा क्या कि मैं एक कंपनी के पास में जाऊंगा, उस कंपनी से जाकर बोलूंगा कि देखिए मैंने ये एक मोबाइल परचेज किया है, बहुत महंगा मोबाइल है जो मैंने खरीदा है, आप इस मोबाइल का इंश्योरेंस कर दीजिए। मतलब मैं आपको कुछ पैसा प्रीमियम के तौर पर पे करता रहूंगा, हर महीने पे करता रहूंगा पर्टिकुलर टाइम तक, आप हर महीने वो पैसा मेरे से लेते रहिए। और कल को अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, मेरे कार का, मैंने मान के चलिए मैंने कार का करवा लिया, घर का करवा लिया, कल को वो टूट गया, कल को एक्सीडेंट हो गया है ना, कल को टायर खराब हो गया, आगे की विंडशील्ड खराब हो गई, दरवाजे खराब हो गए, कुछ भी, या मैं, मेरी लाइफ है, कल को मैं मर गया, मेरा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज चली गई, मेरा हाथ नहीं रहा, तो फिर उस केस में आप उस लॉस की भरपाई करेंगे, आप मुझे पैसा देंगे। ऐसा सभी लोग सोचते हैं, तो वो सब लोग क्या करते हैं, एक कंपनी के पास में जाते हैं और उस कंपनी से बोलते हैं कि हम हर महीने आपको प्रीमियम पे करते रहेंगे, या एक बार में प्रीमियम का अमाउंट दे देंगे और आप हमारी इस चीज का या हमारी लाइफ का इंश्योरेंस कर दीजिए, कल को अगर लॉस हुआ तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि यार वो जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई मुझे अकेले नहीं करनी है, बल्कि कंपनी खड़ी है जो वो भरपाई करेगी। अब कालीन भैया बोले मकबूल से, बोला यार मकबूल तुमने बोला कि इंश्योरेंस एक सिस्टम होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक कंपनी के पास में जाते हैं और उस कंपनी के पास में वो प्रीमियम पे करते हैं और अपना पर्टिकुलर चीज का या खुद का लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। कल को फ्यूचर में अगर कुछ भी लॉस हुआ सामान को या लाइफ को, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वो पे करती है अमाउंट आपको, तो आपको हेल्प मिल रही है कि कल को अगर फ्यूचर में कुछ लॉस होता है तो ऐसा नहीं है कि यार मैं उसकी भरपाई कहां से करूंगा, बल्कि पब्लिक मेरी भरपाई कर रही है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक उस कंपनी को प्रीमियम पे कर रही है, वो प्रीमियम का पैसा उस कंपनी के पास में जा रहा है, कंपनी उस प्रीमियम के पैसे से मेरी मदद करती है। कालिद भैया बोले, बोले यार मकबूल इससे फायदा किस किस को हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है। मकबूल बोला देखिए भैया जी, दोनों को फायदा हो रहा है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, तो जो इंश्योरेंस करवाता है ना बच्चों, जैसे सपोज कीजिए आज मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो मेरे को बोला जाएगा इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, और जिसके पास में हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जिस कंपनी के पास में हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना बच्चों, उसको बोला जाता है इंश्योरर। मकबूल बोला भैया जी दोनों को फायदा हो। देखिए इंश्योर्ड पर्सन को क्या फायदा हो रहा है, वो बोल रहा है कि हर महीने मुझे थोड़ा सा अमाउंट प्रीमियम के तौर पे देना पड़ता है, वो मेरे लिए भारी नहीं पड़ रहा है, पर कल को फ्यूचर में लॉस हुआ तो उस लॉस की भरपाई अकेले मुझे नहीं करनी है, मैं कर भी नहीं पाऊंगा, बहुत सारी जनता मेरे साथ में है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने उस कंपनी को प्रीमियम दिया है, उस प्रीमियम के पैसे से वो कंपनी मेरी मदद कर। तो फायदा किसको हुआ, फायदा हुआ जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाया, जो बंदा प्रीमियम पे कर रहा है उसको ये फायदा हुआ कि कल को कोई लॉस हुआ फ्यूचर में तो मेरी भरपाई करने के लिए कोई मेरे साथ है। अब फायदा उस कंपनी को भी हो रहा है, उस कंपनी को कैसे हो रहा है, सपोज करिए एक इंश्योरेंस की कंपनी है, उसके पास में बहुत सारे लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं और प्रीमियम का पैसा देते हैं, बहुत सारे लोग,
लेकिन ऑब्वियस बात है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि फ्यूचर में सभी लोगों को एक ही वक्त पर लॉस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको पता है बच्चों, अगर सपोज करिए 100 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया ना, तो उसमें से आप बिलीव मानिएगा 20 लोगों को नुकसान होता है और कंपनी उन 20 लोगों की भरपाई करती है। 80 लोगों ने तो बस प्रीमियम पे किया था अपनी सेफ्टी के लिए, उनको भगवान की दया से कुछ लॉस हुआ नहीं, तो कंपनी उनके ऊपर कुछ खर्च भी नहीं कर रही है क्योंकि उनको लॉस हुआ नहीं, कंपनी ने तो उससे कमाया। तो कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? कंपनी को यह फायदा हो रहा है कि यार मुझे बहुत सारे लोग प्रीमियम का पैसा पे कर रहे हैं, लेकिन उनमें से लॉस कुछ लोगों का ही हो रहा है, तो मैं उन लोगों को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कर दूंगी। बहुत सारे लोगों ने तो मेरे को प्रीमियम दिया है, उनको सबको लॉस एक ही बार में थोड़ी ना हो रहा है, तो वो पैसा तो मेरे पास में सेफ पड़ा है, मैं उसे कहीं और इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा लूं। तो फायदा दोनों को है। जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो सोचता है मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा पैसा प्रीमियम के तौर पे कर रहा हूं और उससे मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी हो रही है, फ्यूचर में लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है बहुत सारे लोग मेरे पास में पैसा जमा करा रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को नुकसान होगा, तो बहुत सारे लोगों का पैसा तो एज इट इज मेरे पास में बचा रह जाएगा, उनको नुकसान हुआ ही नहीं। तो कालीन भैया बोले, बोले इसका मतलब ये जो इंश्योरेंस सिस्टम है ये एक तरह से एजम्पशन पे काम करता है। हाँ बिल्कुल अजम्पशन पे काम करता है। देखिए जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस करवाया, उसका अजम्पशन होता है कि फ्यूचर में लॉस हुआ अगर, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को सपोर्ट करेगी। इंश्योरर मतलब उस इंश्योरेंस कंपनी का ये अजम्पशन होता है कि यार फ्यूचर में सबको एक ही साथ में एक ही टाइम पर लॉस नहीं होने वाला है, बहुत सारे लोगों का पैसा तो मेरे पास में बचा रह जाएगा। तो इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो एक तरह से अजम्पशन पे काम करता है। तो अभी तक कालीन भैया के दिमाग में ये समझ में आ गया, इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग पर्टिकुलर टाइम तक कुछ पैसा प्रीमियम के तौर पे इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं और फ्यूचर में अगर लॉस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उनके ब्याह पर उस लॉस को भरपाई करती है। यहां तक की बात तो समझ में आ गई। लेकिन कालीन भैया फिर ये बोले मकबूल यार ये बताओ कि ये जो इंश्योरेंस से रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, टर्म्स कंडीशंस बनाई जाती हैं जो इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, वो इंडिया में कौन बना रहा है? तो मकबूल बोला कि देखिए कालीन भैया, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए हमें ये पता है कि 3 लिस्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक होती है यूनियन लिस्ट, इसके अंदर वो काम आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन हर स्टेट अपना अपना अलग अलग बनाता है। इसीलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टैंप ड्यूटी, किस डॉक्यूमेंट पे कितनी स्टैंप ड्यूटी लगेगी ये हर स्टेट के अंदर अलग है, क्योंकि हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है मुझे कितना टैक्स देना है। समझ रहे हैं बच्चों? लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि यूनियन लिस्ट में फॉल होते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। होने को एक कॉन्करेंट लिस्ट भी होती है, जिस उसमें वो आइटम आते हैं जिन पे ये दोनों बना सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन जो इंश्योरेंस का काम है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल होता है। मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड इंडिया में लॉज सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है और कोई नहीं। इसीलिए बच्चों इंश्योरेंस का जो लॉ होता है ना, वो पूरे इंडिया में एक जैसा होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, क्योंकि हर स्टेट अलग अलग नहीं बना रहा है। स्टेट लिस्ट में नहीं आ रहा है इंश्योरेंस का काम, यूनियन लिस्ट में आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान इंडिया के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है जो पूरे भारत में इक्वली एप्लीकेबल। तो बच्चों अभी तक आप लोगों को
हम ये समझाया, अभी तक आपको ये समझ में आया कि ये जो इंश्योरेंस है इसमें एक तरह से क्या होता है, एक तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट पे करते हैं और कल को फ्यूचर में लॉस होता है तो वो पैसा वो जो जिस बंदे को लॉस हुआ है वो अकेला उस लॉस की भरपाई नहीं करता, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेट कर देती है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसकी वैल्यू देखें तो बच्चे ये यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल होता है और इसमें सिर्फ सेंटर रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक कि आपकी बात मुझे पूरी तरह समझ में आ गई, मुझे ये समझ में आ गया कि हम इंश्योरेंस एक्ट 1938 चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे ये समझ में आ गया कि ये इंश्योरेंस क्या सिस्टम होता है, मुझे ये समझ में आ गया कि इंश्योरेंस अजम्पशन के ऊपर, एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है, और मुझे ये भी चीज समझ में आ गई है सर कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन लिस्ट में फॉलो होता है। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, एक और चीज ध्यान, आप सोचिए बच्चों कि आज मैंने कार खरीदी, मैंने इंश्योरेंस करवाया उसका, फ्यूचर में वो कार का एक्सीडेंट हो गया, अब उसमें 3 लाख रुपया लगेगा, खर्चा लगेगा। बच्चा अगर मैं 3 लाख रुपया मेरे अकेले के लिए तो ये हो जाएगा ना यार, बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 3 लाख रुपए में कैसे पे करूं, एक आम इंसान तो नहीं दे सकता है ना, चलो मैं तो कर दूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं 3 लाख रुपए, उनके लिए भारी अमाउंट है, एक ही आदमी के लिए, अकेले के लिए। लेकिन उसे क्या फायदा हो रहा है कि मेरे लिए बहुत सारे लोग मेरी कार को सही करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग कैसे करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं और कंपनी उस इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा मेरी कार में यूज कर रही है। तो देखा जाए तो मेरे लिए तो वेलफेयर हो रहा है ना, मेरे लिए तो सोसाइटी ने कितना अच्छा काम किया, मेरे लिए तो सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है कि मेरा जब लॉस हो रहा है, मेरा जब नुकसान हो रहा है तो मुझे सपोर्ट कर रही है। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ना बच्चों, तो हालांकि एमसीक्यू हम देखते हैं, तो एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो इंडिया के अंदर किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आप लिखोगे वेलफेयर स्टेट को। वेलफेयर का मतलब है कि सोसाइटी मेरी मदद कर रही है, सामाजिक कार्य ज्यादा होता है। तो यहां तक हमने ये समझा कि इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्योरेंस के ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर किसको दी गई। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस के हिस्ट्री से रिलेटेड, हम ये देखेंगे कि क्या इंश्योरेंस अभी नया नया कंसेप्ट है, क्या अभी थोड़े बहुत साल पहले ही ये आया है, या इंश्योरेंस बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, एशियंट टाइम का कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अभी हम ये समझें। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंश्योरेंस है ना, ये इंश्योरेंस कोई नया कंसेप्ट नहीं है। इंडिया के अंदर, इवन इंडिया के अंदर इंश्योरेंस एक बहुत पुराना कंसेप्ट है। इवन इंडिया के अंदर इंश्योरेंस पुराना कॉन्सेप्ट है। कैसे? आपको पता होगा, पहले के टाइम में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट में अपने स्कूल में पढ़ा है, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने कि ये जो हमारा भारत देश था ना, पहले बहुत अमीर देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था, पता है ना आपको? गोल्डन वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, गोल्डन वर्ल्ड, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। बाहर के लोग, बाहर की कंट्रीज, बाहर के देश हमारे यहाँ पर शिप से, जहाज से आया करते थे, पानी के रास्ते आया करते थे और हमारे यहाँ पर बिजनेस किया करते थे, क्योंकि हमारे इंडिया जो है वो स्पाइसेस के लिए बहुत जाना जाता था। इवन आज मिर्ची मसाले, अचार, ये सब हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाहर के लोग पहले मरीन के रास्ते, मतलब समुद्र के रास्ते बिजनेस करने इंडिया में आते थे। तो जब वो इंडिया में आ रहे हैं समुद्र के रास्ते, तो बहुत सारा सामान ला रहे हैं और बहुत सारा सामान वापस भी ले जा रहे हैं, उन्हें डर लगता था कल को ये हमारा जहाज डूब गया समुद्र में तो हम तो मरेंगे, हमारा सामान भी चला जाएगा और नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, या कल को हम बच गए लेकिन सामान डूब गया तो, इसलिए वो मरीन इंश्योरेंस करवा लेते थे। तो ये जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये एंशियंट टाइम का कॉन्सेप्ट है। 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इवन बच्चों एक चीज और देखो, जैसे जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली,
आपको पता है बच्चों, एक जॉइंट फैमिली के अंदर सपोज करो दो बेटे हैं, एक माँ है, एक बहन है और एक फादर है। भगवान ना करे फादर की डेथ हो जाती है, तो माँ और बहन को टेंशन तो होती है ऊपर, लेकिन उतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक इंश्योरेंस पड़ा है, पहले से कई का इंश्योरेंस पड़ा है। कल को उनका बेटा जो है वो बिजनेस करने लग जाए, तो माँ और बहन को ये चिंता नहीं है कि यार हमारे खाने पीने के वांदे आ जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। नहीं, हमारे बेटे हैं वो संभाल लेंगे, वो बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे। उसके अलावा इंश्योरेंस पूरी दुनिया लेकर रखती है। तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इंडिया के अंदर एशियन टाइम से ये कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है। हाँ, लेकिन आज जो इंश्योरेंस एक्ट में जितने अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हैं कि आज पूरे इंश्योरेंस मार्केट के अंदर कोई भी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन हमारे एक्ट में लिखे हुए हैं। ऐसा हमेशा से नहीं था भाई, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ही तो चीजें डेवलप होती है ना। आप पहले जब छोटे बच्चे थे तो बहुत सारी चीजें आप गलतियां करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो हमें समझ में आने लगा कि यार ये गलती होती है, हमें नहीं करनी चाहिए। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में चल तो बहुत पुराने टाइम से रहा है, एशियन टाइम से रहा है, लेकिन ये धीरे 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 डेवलप हुआ है। इसमें धीरे धीरे सुधार आया है, इंप्रूवमेंट हुआ है, और आज ये बहुत बेहतर स्टेज पर पहुंच चुका है इंश्योरेंस एक्ट। इवन बच्चों, अगर आपको बताया जाए ना, 1912 से पहले, 1912 से पहले इंडिया के पास में खुद का कोई इंश्योरेंस का लॉ तक नहीं। 1912 से पहले ये हालत थी कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 को ही इंश्योरेंस के लिए यूज किया जा रहा था। मतलब वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 बनाया गया था इंडिया की कंपनीज को मैनेज करने के लिए, उसको इंश्योरेंस में यूज लिया जा रहा था। 1912 से पहले हमारा खुद का कोई सेपरेट इंश्योरेंस का लॉ नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हमें जरूरत महसूस हुई, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई और इंडिया में कंपनीज बनना स्टार्ट हुआ, पब्लिक के बीच में कंपनियां फैलने लगी, तब इंश्योरेंस एक्ट लेकर आया। और इंश्योरेंस एक्ट आया 1938 के अंदर। और उसको कौन लेकर आया था, मतलब किसने उसको रिकमेंड किया था? मिस्टर सुशील चंद्र सेन ने किया था। इनकी 1935 में एक कमिटी बनाई गई थी और इनसे बोला गया था आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ लॉ लेकर आइए। तो ये जो सुशील चंद्र सेन है, एससी सेन, इन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए और 1938 के अंदर इंश्योरेंस एक्ट लाया गया। ये हिस्ट्री है बच्चों, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 2013 से पहले आते थे, अब नहीं आते। इवन मैं आपको बता दूं, सीएमए फाइनल के लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर और इससे आगे वाला एल्डा चैप्टर, टोटल इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स का है, इससे ज्यादा का नहीं। इवन मैं आपको बता दूं बच्चों कि 2019 में, 2020 में, 2021 में सीएमए फाइनल लॉ के अंदर इन चैप्टर्स इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। 2022 के जून में जरूर एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। तो इसका एवरेज अगर हम लगाएं तो 3-4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का मैक्सिमम बैठता है, इससे ऊपर नहीं बैठता है। हाँ, पर चैप्टर इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा आज की क्लास में? अभी तक हमने देखा कि आखिर इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में एससी सेन, सुशील चंद्र सेन ने रिकमेंड किया था। हमने ये भी देखा 1912 से पहले हमारे पास में कोई खुद का इंश्योरेंस लॉ नहीं था। हम उस वक्त इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 के प्रोविजन को इंश्योरेंस लॉ के अंदर यूज कर रहे थे। ये सब चीजें बच्चों हम यहाँ तक पढ़ चुके। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम आगे। अब आ जाता है कि इंश्योरेंस आखिर होते कितने टाइप का है, कितने टाइप का इंश्योरेंस होता है। तो इस बात को भी बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से समझें। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि देखिए, आपको पता होगा हम लोग जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, पूरा स्कैनर हम साथ में सॉल्व करते हैं टॉपिक वाइज। लेकिन मैंने आपको बताया ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो आज की क्लास में हम जितने टॉपिक पढ़ पाएंगे ना, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं है। मैं लेटेस्ट स्कैनर के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। 2017 से 2022 तक जो अब एग्जाम हुआ है, तब तक भी बोला हूँ।
आज की क्लास में जितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में हम जो इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, वहां से स्कैनर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, वहां हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसका नाम है कि इंश्योरेंस आखिर कितने टाइप का होता है बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है टिस्का चोपड़ा। एक्ट्रेस हैं ये, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और ये हैं आपके मोहित बंसल सर, मतलब मैं खुद। एक बार की बात है बच्चों, ये मेरे पास में आई टिस्का चोपड़ा जी, और ये मेरे से आकर मेरे से पूछने लगी कि मोहित सर, ये इंश्योरेंस आखिर कितने टाइप का होता है। तो मैंने इनको बताया कि टिस्का चोपड़ा जी, टीसीजी, इंश्योरेंस दो टाइप का होता है। एक इंश्योरेंस होता है इंसान की जिंदगी का, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, या पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबल इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में तो होता है कि बंदे की अगर डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है पैसा। और पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका पर्सनली एक्सीडेंट हो गया, उसमें या तो आपकी डेथ हो गई या आपका बॉडी ऑर्गन कट गया, होता है ना कभी, बेकार हो गया, हाथ कट गया, माथा, कुछ भी इस एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो एक तो ये होता है जो इंसान की जिंदगी से रिलेटेड होता है, और एक होता है दूसरा इंश्योरेंस जिसे हम बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस। इसमें उस बंदे की असेट्स का इंश्योरेंस होता है, मतलब बेसिकली सामान का इंश्योरेंस होता है, जैसे कार इंश्योरेंस है ना, कार्गो का इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब चीजें जो होती है, सामान का जो इंश्योरेंस होता है उसे हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। इसका चोपड़ा जी बोली कि ठीक है मोहित सर, आपने अभी तक मुझे समझा दिया कि इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है लाइफ से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड, और एक होता है प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज से रिलेटेड। समझ गए, पर इनके बीच में डिफरेंस बताइए मुझे। अब मैं इनको डिफरेंस समझाने लगा। मैंने इनसे बोला कि सपोज कीजिए आपने एक कार परचेज करी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, ठीक है, और आपने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, और फिर आपका एक्सीडेंट हुआ कार का, और उस एक्सीडेंट के अंदर आपके कार का एक दरवाजा टूट गया, और सीट, एक सीट खराब हो गई, ड्राइवर सीट। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, पता है वो कितना पैसा देगी? इस डोर को और इस सीट को दोबारा नया खरीदने में, बनवाने में जो लॉस हुआ, जितना पैसा लगेगा उतना ही देगी। सपोज कीजिए ये डोर खराब हो गया, एक्सीडेंट में सीट खराब हो गई, टिस्का चोपड़ा जी कंपनी के पास गई, बोला ये नया लगा दो, कितने में लगेगा? उन्होंने बोला 2 लाख का खर्चा आएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना इंश्योरेंस देगी इनको? 2 लाख का इंश्योरेंस देगी। अरे मतलब इतना अमाउंट पे। तो जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर पर्सन की असेट का जो लॉस हुआ है, मॉनेटरी टर्म्स में जितना लॉस हुआ है उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। उसका कुछ प्रोपोर्शन भी होता है, लेकिन हम उतनी डिटेल में नहीं जाने वाले। आप इतना समझो कि जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है, कंपनसेशन देती है इंश्योरेंस के नाम पर, वो जो लॉस हुआ है उसके प्रोपोर्शन में दिया जाता है। लेकिन वहीं पर बच्चों, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस, बंदे की लाइफ की इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की बात करें, आप सोचिए आप लाइफ की वैल्यू लगा सकते हो क्या? आज अगर मेरी डेथ हो जाती है तो क्या कोई ये बोल सकता है कि इस बंदे की इतनी वैल्यू थी? नहीं बोल सकता है ना। हो सकता है मैं फ्यूचर में शायद बहुत ज्यादा कमा लूं, या मैं कुछ भी ना कमाऊं। लाइफ की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए ये जो इंश्योरेंस होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसके अंदर क्या होता है, पहले से डिसाइड होता है, आपको एक इंश्योरेंस कवर लेना पड़ता है कि मैं अपने 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहा हूं, मैं 25 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहा हूं। तो जब बंदे की डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उतना अमाउंट पे कर देती है। दोनों में डिफरेंस है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी बंदे की डेथ हो गई
या पर्सनल एक्सीडेंट में वो गाड़ी चला रहा था, उसका हाथ कट गया, ऑर्गन कट गया, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन कट गया, आप उसकी वैल्यू थोड़ी ना लगा सकते हो। आप ये थोड़ी बोल सकते हो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी इसको तो इतना लॉस हुआ है, इसके घर वालों को इसके मरने का इतना लॉस हुआ है। लाइफ की वैल्यू नहीं लगती है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स की वैल्यू नहीं लगती है। इसीलिए इन इंश्योरेंस के अंदर आपको पहले ही जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो प्री डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितना इंश्योरेंस कवर ले रहे हो, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम तय किया जाता है। क्लियर है चीज। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस में असेट्स का इंश्योरेंस होता है, आपके सामान का इंश्योरेंस होता है ना। और वो टूट गया तो उसकी तो वैल्यू होती है ना। आज ये मैं डिजिटल पेन लेकर आया हूं, अगर इसका मैंने इंश्योरेंस कराया, कल को ये खराब हो गया तो ये इसकी वैल्यू है ना, क्योंकि इसको कोई बेच रहा है और वो पर्टिकुलर अमाउंट में बेच रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उतना अमाउंट दे देगी। क्लियर है। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया। तो टिस्का चोपड़ा जी बोली कि मोहित सर, आपने अभी तक मुझे ये बता दिया इंश्योरेंस दो टाइप का होता है और आपने मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस भी बता दिया, लेकिन अब एक मेरा क्वेश्चन है सर, आजकल एक नया इंश्योरेंस चल रहा है, नया नहीं है पुराना ही है, काफी टाइम से चल रहा है, 2015 से ये डिफाइन भी हो गया था अच्छे से। हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं सर हम इसको, कि किसी की तबीयत खराब हो गई, मेडिक्लेम भी बोलते हैं इसको। तो वो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है, तो उसके ट्रीटमेंट का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी देती है। आप इसे हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं। सर ये क्या इस फर्स्ट वाले इंश्योरेंस टाइप ऑफ इंश्योरेंस का पार्ट होगा या फिर ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होगा? यहाँ पर भी तो हेल्थ की बात आ रही है, पर्सनल की लाइफ की बात आ रही है, लेकिन सर हमने तो लॉ में पढ़ा है कि ये जनरल इंश्योरेंस में काउंट किया जाता है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आना चाहिए, बंदे की लाइफ से रिलेटेड नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम को जनरल इंश्योरेंस में कवर करते हैं। ऐसा क्यों बच्चे? ऐसा इसलिए कि सपोज कीजिए कोई पर्सन आपका, मेरा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, कोई भी बीमार हो गया, आप उसे हॉस्पिटल में ले गए, तो बच्चों खर्चा हुआ ना हॉस्पिटल में, वैल्यू तो पता है ना कि भैया इसके ऑपरेशन हुआ उसमें 1 लाख रुपया लगा, दवाइयों का खर्चा आ गया 50,000, और 50,000 आ गया वहां हॉस्पिटल में बाकी अदर रूम पे रहने का खर्चा, टोटल 2 लाख का खर्चा। तो आपको अब इंश्योरेंस कंपनी कितना पे कर देगी? 2 लाख रुपए पे कर देगी इंश्योरेंस कंपनी। आप हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाके आपको बुखार आया था, वहां पर आपने को चेकअप करवाया, 10,000 रुपए आपका टोटल खर्चा आया। ऐसा थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले 2 करोड़ रुपए आपको दे देगी जैसा यहाँ होता है। तो हेल्थ के अंदर जब आप बीमार हुए तो वहां भी तो आपका जितना मॉनेटरी लॉस हुआ, जितना खर्चा हुआ, उतना ही तो आपको इंश्योरेंस के तौर पे कंपनी पे कर रही है। तो ये भी तो इस कॉन्सेप्ट से मिलता हुआ है। इसीलिए क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में भी क्या होता है, जो लॉस हुआ उसके प्रिपोर्शन में इंश्योरेंस मिलता है, ना कि लाइफ की तरह कि भैया पहले से प्री डिसाइडेड है, डेथ हुई तो इसको 2 करोड़ 5 करोड़ जितने का उसने इंश्योरेंस करवाया था उतना पैसा मिलेगा। नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, दवाइयां लेते हो, वहां के रूम में स्टे करते हो, जो आपका खर्चा आ रहा है उतना आपको दे दिया जाता है। तो यहां तक बच्चों आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार ये देखिए बच्चों। हमने अभी तक एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ा कि आखिर इंश्योरेंस क्या होता है, कालीन भैया और मकबूल की हमने स्टोरी सुनी। हमने ये भी पढ़ा इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकती है। उसके अलावा हमने हिस्ट्री पढ़ी कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, एशियन टाइम से चलता आ रहा था। पहले के ट्रेडर्स जो थे वो मरीन इंश्योरेंस करवाते थे, फैमिलीज के अंदर भी पहले इंश्योरेंस होता था। हालांकि हमारे पास 1912 1912 से पहले कोई पर्सनल इंश्योरेंस एक्ट नहीं था, हम इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 को फॉलो कर रहे थे। लेकिन फिर जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में धीरे धीरे इंडिया में कंपनीज बनना स्टार्ट हुई, ग्रो होना स्टार्ट हुई, तो हमें लगा कि यार इंश्योरेंस की जरूरत है। तो फिर उस केस में इंश्योरेंस एक्ट लाया गया, और जो कि 1938 इंश्योरेंस एक्ट 1938 के नाम से जाना जाता है, जिसको एस सी सेन ने रिकमेंड किया था उनके कमिटी ने। उसके बाद में हमने देख लिया दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है बंदे की जिंदगी से रिलेटेड, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बोल सकते हैं, और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। यहां तक हमको समझ में आ चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे।
अब देखिए इसके बाद का कॉन्सेप्ट आता है आपका नेशनलाइजेशन। ये क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए बच्चों। 1930 एक्ट में इंश्योरेंस एक्ट तो आ गया था, 1939 से अप्लाई भी हो गया था, लागू हो गया। लेकिन उस वक्त क्या था ना बच्चों, कि इंश्योरेंस प्राइवेट था। मतलब प्राइवेट कंपनीज आई और वो इंश्योरेंस करने लगी लोगों की। तो जो कंपनीज थी उस वक्त वो प्राइवेट थी, इसीलिए थोड़ा सा लोगों को डर भी रहता था कि यार ये इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट है, इनसे कराएं कि नहीं कराएं, कल को ये हमारा पैसा देंगी वापस नहीं देंगी, लॉस हुआ तो सच में देंगी कि नहीं देंगी। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा डर लगता था लोगों को। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना ये जो इंश्योरेंस के अंदर काम करने वाली कंपनीज हैं इनको नेशनलाइज कर दिया जाए, नेशनलाइजेशन कर दिया जाए इनका, मतलब इनका सरकारीकरण कर दिया जाए, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इनको गवर्नमेंट, ये प्राइवेट नहीं रहेंगे, फिर ये गवर्नमेंट बन जाएंगे, मतलब इनको गवर्नमेंट चला रही है एक तरीके से। तो बच्चों लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस था उसको नेशनलाइज, उसका सरकारीकरण किया गया 1956 में, जिसके हम आज भी जानते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया एक्ट 1956। सेम उसी तरह से जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन 1972 में किया गया, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, नेशनलाइज बिजनेस एक्ट 1972। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको बताया, पर इतना याद रखिएगा कि जब इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, जब ये एक्ट आया था, उस वक्त जो कंपनीज इंश्योरेंस कर रही थी वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट को लगा, इंडियन गवर्नमेंट को, कि इन्हें नेशनलाइज कर देना चाहिए, जिससे लोगों का भरोसा हमारे ऊपर बढ़ेगा कि यार अब ये गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट हमारा पैसा चुका देगी, गवर्नमेंट पैसा नहीं खाएगी। तो इसलिए इनको नेशनलाइज, सरकारीकरण किया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है चीज? अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब आता है हमारा टॉपिक FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बच्चों एक, और वो चैप्टर आपको याद होगा, जिसके अंदर मैंने बताया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, है ना। कि फॉरेन के जो लोग हैं, FDI का मतलब क्या होता है, कि बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर आकर अपनी कंपनीज ओपन कर रहे हैं, इंडिया के सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में बच्चों? तो फेमा चैप्टर के अंदर मैंने ये सब आपको पढ़ाया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट चैप्टर में, कि बाहर के जो लोग हैं, बाहर की जो कंपनीज हैं, वो इंडिया में आकर अपनी कंपनीज ओपन कर रही हैं, या ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यहाँ के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहले क्या था, मैं 2015 से पहले की बात कर, बच्चों ऐसा था पहले कि अगर कोई फॉरेन का पर्सन या फॉरेन की कंपनी इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में अगर ऑटोमेटिक रूट से ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो सिर्फ 26% ऑफ इक्विटी, उस कंपनी की जितनी इक्विटी है उसके 26% तक फॉरेन की कंपनी ऑटोमेटिक रूप से इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट FDI कर सकती थी। लेकिन फिर एक अमेंडमेंट आया, इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015। आखिर में, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा इसको, कि ये 2014 में ही एप्लीकेबल हो गया था, ये बैक डेट पर आया था एक्ट, वो भी समझा दूंगा, बाद की बात है। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट जो आया था, इससे पहले इंडिया के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर फॉरेन का कोई भी कंपनी ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ 26% ऑफ इक्विटी तक इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसने इंक्रीज कर दिया उस लिमिट को, और 26% की जगह 49% हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। सेम बात को मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, इसमें और क्या क्या बातें थी, तब मैं दोबारा से इसे रिपीट करूंगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा इंश्योरेंस क्या होता है, और
इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं और लॉस हो जाए तो वो कंपनी उनकी भरपाई करती है। उसके बाद में बच्चों फिर हमने ये देख लिया कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया के अंदर, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में फॉलो होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना लेती है। फिर इसका हमने हिस्ट्री देखी, नेशनलाइजेशन, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये सब देख लिया है बच्चों। तो स्टूडेंट्स बाकी का अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को